डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस क्लास। वी आर स्टडीइंग heterocyclic compounds. So in that context, today we will be taking up this compound pyridine. लास्ट लेक्चर में हमने इसका नॉमेनक्लेचर करा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है जो। और अब हम करेंगे pyridine, जो कि 6 membered heterocyclic compound, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे ही लगभग ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो इसमें डिसॉल्व होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट पे, जो कि इथेनॉल, बेंजीन, बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। और बिना डिसॉल्व करे, बिना सॉल्वेंट की प्रेजेंस के तो कोई रिएक्शन होता नहीं है। इसलिए जितने सिंथेसिस होते हैं, चाहे वो मेडिसिनल कंपाउंड्स के हैं, एग्रीकल्चर कंपाउंड्स के हों, जहाँ pyridine रिंग, pyridine सिस्टम यूज किया जाता है, उनमें सॉल्वेंट के तौर पे, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी बहुत है। जैसा कि दिख ही रहा है, क्या है ये? 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है, 5 जिसमें कार्बन है और 1 तो है नाइट्रोजन। और क्योंकि नाइट्रोजन में ये लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? बेसिक होगा। क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड नहीं है रिंग के साथ, ये लोन पेयर है, अलग थलग पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये कई सिंथेसिस में बेसिक सॉल्वेंट, जहां उसकी जरूरत हो, बेसिक सॉल्वेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है मतलब। और साथ में ही अब स्टार्टिंग मटेरियल भी है, कई प्रिपरेशंस में कई किस्म के कंपाउंड्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल भी है। pyridine जो है इटसेल्फ, मतलब यूज इसका सिंथेसिस में। यहाँ दिखा रखा है, देखिए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारे जो स्केलेटन के हमारे एटम्स हैं, यानी कि 5 कार्बन एंड 6 नाइट्रोजन, तो ये सब के सब क्या हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मतलब 3 इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो इसकी सिग्मा स्केलेटन है, ये इसी से बनी हुई है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो तीनों बनाएंगे। नाइट्रोजन का भी देखिए, 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से, 1 ये ऊपर वाले कार्बन से। और जो इसका तीसरा सिग्मा बॉन्ड होता, पर इसको तो, इसकी तो 3 ही होती है ना वैलेंसी, तो ये तीसरा क्या है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 3 होंगे ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक sp2 नाइट्रोजन का यहाँ ओवरलैप कर रहा है, एक इस कार्बन से कर रहा है, और तीसरे sp2 में क्या प्रेजेंस है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है। अब तो ये तो सिग्मा स्केलेटन है इसकी। अब ये देखिए, हर एक में एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज भी तो होगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसी है, तो एक तो इधर यूज हो गई, एक इधर यूज हो गई सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तीसरी ये जो है, ये किस में प्रेजेंट है? यहाँ पे ये प्रेजेंट है p में, p ऑर्बिटल में, जो कि हाइब्रिडाइज नहीं है ना। तो ये p ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप से क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। एक यहाँ बना, तो एक फिर यहाँ बना, फिर एक यहाँ बना। क्योंकि अब p ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं, तो इसलिए क्या होगा? ये स्केलेटन हो गई, फ्रेमवर्क हो गया सिग्मा बॉन्ड्स का। इसके ऊपर भी ये दिखा रखा है सर्कुलेटिंग रिंग, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की। और ये नीचे भी ग्रीन से दिखा रखी है, जो वो इसका पाई फ्रेमवर्क है। हरे से जो दिखा रखा है, ये ऊपर और नीचे। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर। प्लेनर होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 का। और ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर इस किस्म से है, तो क्या हो रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्कुलेटिंग रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ दिस रिंग। ऑटोमेटिकली रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाता है इसमें? एक स्टेबिलिटी, जिसको कहते हैं हम स्टेबलाइजेशन, नाम दिया जाता है उसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसमें ये रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होगा तो बेंजीन एरोमेटिक, तभी तो एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिसिटी
के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है ये, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है उसी तरह। कैसे पता लगा? क्योंकि देखिए अगर डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, तो इसकी अगर बॉन्ड लेंथ मेजर की जाए तो दो वैल्यूज आनी चाहिए ना, एक डबल बॉन्ड के लिए जो कि शॉर्टर होता है लेंथ, एक सिंगल बॉन्ड के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है पिरिडीन की, लाइक इन बेंजीन, उसकी वैल्यू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की होती है। मतलब एक क्षण में एक ये डबल बॉन्ड है तो दूसरे ही क्षण में वो किस में चेंज हो जाएगा? रेजोनेंस के द्वारा सिंगल बॉन्ड में, ऑटोमेटिकली एरोमेटिसिटी इसकी। इसलिए रेजोनेंस एनर्जी जो होती है उसकी वजह से भी उसमें मेजर करी जाती है, तो पता लग जाता है कि इट इज लाइक इन द एरोमेटिक कंपाउंड। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ pyridine showing sp2 hybridization, one unhybridized p orbital which is present in each of the atoms, the 5 carbons and the 1 nitrogen. Remember that the lone pair of electrons is present on the hybrid orbital. It is not taking part in the formation of the aromatic structure. वो बाहर पड़ा है अलग थलग, hence it is basic in nature. Now coming to the resonance, which we can see here, the various resonating forms. इसके जो हम रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं वो दिख रहे हैं हमें। देखिए ये डबल बॉन्ड है ना एक मोमेंट में, दूसरे पहले स्ट्रक्चर में, दूसरे ही क्षण वो क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड, वो सिंगल, और जो सिंगल था वो किसमें पे चेंज हो जाता है? डबल। इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज डबल और सिंगल के बॉन्ड के बीच की आती हैं। अब देखिए नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा इसने तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, जहां से खींचा वहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 और बन सकते हैं। आप देख रहे हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, वहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचे, और नाइट्रोजन में नेगेटिव। ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा? डाइपोल। रिमेंबर दिस विल बी हैविंग अ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट होगा इसमें। रेजोनेंस एनर्जी इसकी 117 किलो जूल्स पर मोल है। अब कहीं किलो कैलोरी पर मोल दी जाती है, कहीं किलो जूल्स पर मोल, सो दैट इज नो इश्यू। बेंजीन की लगभग होती है 150 किलो जूल्स पर मोल। अब आप देखिए ये भी इसलिए एरोमेटिक है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है इसकी एनर्जी नहीं तो और हाई होती अगर खाली 3 ट्रिपल बॉन्ड होते। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा से अगर कैलकुलेट करें तो, पर जो वैल्यू आती है वो उतनी हाई नहीं आती है, उससे इतनी कम आती है, 117 किलो जूल्स पर मोल कम एनर्जी का मतलब ज्यादा स्टेबलाइजेशन। ये क्यों हुआ स्टेबलाइजेशन? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, हेंस द नेम रेजोनेंस एनर्जी, showing its aromatic nature. Now pyridine, as we can see, क्योंकि दो पोल्स हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होगा इसका? डाइपोल मोमेंट, another important characteristic. Hence it is soluble both water as well as in organic solvents. It's not dried over sodium, क्योंकि उसके साथ ये रिएक्ट करता है. It is dried over potassium hydroxide. Now seeing this and से ऑटोमेटिकली ये भी दिख रहा है कि एरोमेटिसिटी क्योंकि है इसमें, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, डीलोकलाइज्ड इसके पाई बॉन्ड्स हैं, फॉर्मिंग अ सर्कुलर पाई सिस्टम ring above and below the plane of this sigma framework. So it is aromatic, and because of this it will give electrophilic substitution reactions, जैसा बेंजीन में होता है। मतलब ये हुक्ल्स रूल फॉलो कर रहा है। n की वैल्यू क्या है? 1, तो 4n + 2 क्या हो गई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, फॉलो क्या कर रहा है? हुक्ल्स रूल। नाउ कमिंग टू द बेसिसिटी, इफ वी कंपेयर, बेसिसिटी तो है इसमें क्योंकि इसके लोन पेयर कहाँ है? जैसा हमने देखा ये p ऑर्बिटल में नहीं है, अनहाइब्रिडाइज्ड में। ये कहाँ है? हाइब्रिडाइज्ड sp2 में। तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ है? रिंग में, डीलोकलाइजेशन में नहीं पार्ट ले रहे हैं, रिंग के बाहर है, दे आर अवेलेबल। तो अवेलेबल, यहाँ प्रोटॉन इसके ऊपर H पॉजिटिव आए तो वहां यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसलिए ये बेसिक है नेचर में। लोन पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एरोमेटिक
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब वहीं पे पायरोल में हम देखें तो पायरोल में sp2 यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, पर यहाँ देखिए इसका क्या होता है, इसमें जो लोन पेयर है ना वो कहाँ है, रिंग के अंदर है। ठीक है, रिंग के अंदर है तो ऑटोमेटिकली इट इज प्रेजेंट ऑन द p ऑर्बिटल, क्योंकि तभी तो ये डीलोकलाइज होगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे इधर प्रेजेंट है, ये तो हाइब्रिडाइज में था यहाँ, ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में, तो ऑटोमेटिकली ये डीलोकलाइज होगा तभी तो एरोमेटिसिटी आएगी। तो इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, 2 2 4 तो 6, 4n + 2, n की वैल्यू 1, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। उन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में हमारा ये इंक्लूडेड है, रिमेंबर इन द केस ऑफ पायरोल द लोन पेयर, तो इसलिए अवेलेबल नहीं है बाहर, तो बेसिसिटी अपने आप ही कहाँ रही, जैसी पिरिडीन की है ऐसी। अब इसके बाद आते हैं हम, ये तो खैर पिरिडीन थी। अब इसके बाद ये देखिए पायरोल और पिरिडीन का कंपैरिजन, अगर पिरिडीन का हम करें ट्राई मिथाइल अमीन मतलब एलिफेटिक अमीन के साथ, एलिफेटिक अमीन क्या होती हैं हमारी, एलिफेटिक अमीन्स तो हमारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट हमारे नेचुरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इट इज अ वीकर बेस pyridine if we compare it, पायरोल के कंपैरिजन में तो क्या है, ये स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू पायरोल या एनिलीन, कोई भी जहां पे कि लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है एरोमेटिक कैरेक्टर देने के लिए उसको रेजोनेंस में, डीलोकलाइजेशन में। लेकिन यहाँ जो है नाइट्रोजन ये कहाँ प्रेजेंट है, पिरिडीन में, हालांकि प्रेजेंट ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, पर ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन ट्राइमिथाइल अमीन में कैसा है, sp3, और जैसा कि आपको मालूम होगा sp2 जो है वो ऑर्बिटल छोटे होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, s कैरेक्टर ज्यादा होता है, s कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि पिरिडीन के केस में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जो sp3 ऑर्बिटल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा अवेलेबल होंगे, तो दिस शोज दैट ऑटोमेटिकली हमारा पिरिडीन जो होगा इट इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू दिस एलिफेटिक अमीन। तो ये एलिफेटिक अमीन से, ये तो हमने एरोमेटिक्स में कंपेयर किया था, अब ये कंपैरिजन हमारा एलिफेटिक में, क्योंकि एलिफेटिक में sp3 में है लोन पेयर, यहाँ किस में है, sp2 में। sp2 में होने s कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये नाइट्रोजन की तरफ को खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, s स्मॉल होते हैं ना, है तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने से, और यहाँ तो ये sp3 में है, तो इसलिए इसमें s कैरेक्टर ज्यादा नहीं है, इसमें तो ज्यादा है, सो ऑटोमेटिकली pyridine as compared to trimethylamine, it will be a weaker base. After studying this, let us see the chemical properties. इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखें, हमने देख लिया ना एरोमेटिक है नेचर में, साथ में ये बेसिक है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इन्हीं कारणों से होंगी, मिला जुला इनका असर दिखाई देगा हमें। तो हम देखें पहले बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रेजेंट हैं, तो ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड एंड बेस क्या बन जाएगा, सॉल्ट। N इस पे क्या लग गया, H पॉजिटिव, तो यहाँ क्या रह गया, Cl नेगेटिव, बन गया पिरिडीनियम क्लोराइड। एल्काइल हैलाइड, N लोन पेयर, यहाँ देखिए एल्काइल हैलाइड है तो कोवैलेंट बॉन्ड है, बट पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड है, पोलैरिटी क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा Br, कोई भी हैलोजन है तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, एज ए रिजल्ट ये अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज किधर आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको नाइट्रोजन से मिलेंगे तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन पे लगा है तो इसको कहेंगे एन एल्काइल, कहाँ लगा है नाइट्रोजन, ये अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे, तो एन एल्काइल पिरिडीनियम ब्रोमाइड, पिरिडीनियम जैसे अमोनियम होता है पॉजिटिव चार्ज,
कार्बोनियम होता है जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, ऐसे जब पिरिडीन में पॉजिटिव चार्ज तो पिरिडीनियम. सो एन एल्काइल pyridinium bromide will be formed, showing that the basic character of pyridine. Now coming to the most important part, that is the electrophilic substitution reaction. Now why is this? क्यों दिखाता है electrophilic? क्योंकि obviously ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एरोमेटिक है नेचर में. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं. ये कैसे देते हैं, सब्स्टिट्यूशन. मोर ओवर क्योंकि इसमें पायरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है डीलोकलाइज्ड इस तरह, तो ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का रिच सोर्स. तो इसकी तरफ कौन सी स्पीशीज आएंगी, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग. दैट मीन्स ई पॉजिटिव. E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा यहाँ. देखें, जब ये अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा. पाई इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ आ जाएंगे इसके ऊपर, और क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ E के साथ बना लेगा तो जहां से टूटा उस पोजीशन में क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, तो अब हम देखें कि किस तरह बनता है. हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा, कैटायन ही तो बनेगा. कैटायन बनेगा. और वो पॉजिटिव चार्ज जो आया इसमें इलेक्ट्रोफिलिक, ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो उस वजह से हम देखेंगे कि कितनी, क्योंकि इसकी पोजीशन देखिए क्या है, 2, 3, 4, 3 पोजीशन. तो अटैक कहाँ होगा हमारा, किस किस्म का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि एडिशन नहीं है. रिमेंबर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसमें से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए बाहर निकलेगा, तो वापस एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हुए. तो पिरिडीनियम कैटायन हमारे सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन डेरिवेटिव में बदल जाएगा. तो यही अटैक. अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हेटेरोएटम को हम फर्स्ट पोजीशन देंगे, आपको मालूम ही है. यहाँ से देखते हुए ये फर्स्ट है, तो इसके बाद का अगला आएगा सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ. हम देखेंगे अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कार्बन नंबर 3, तो ये बॉन्ड यहाँ लग गया. देखिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ लग गया, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. अब हम बनाते हैं इसकी, देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर. तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ सकता है. ये तो हो गया इसकी, जहां आता है सब्स्टिट्यूएंट उसकी ऑर्थो पोजीशन में या उसकी पैरा. आप पहले पढ़ चुके हैं, ये जैसे बेंजीन में होता है बिल्कुल उसी तरह होता है. मेटा में ये नहीं आ पाएगा, अदरवाइज हम बना ही नहीं पाएंगे, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है. तो इसलिए ये इस तरफ से आया, देखिए ये हमारा लगा ई पॉजिटिव अब नहीं रह गया, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ इसके साथ इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बॉन्ड टूट गया. तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज. ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो कितनी है, 2 पोजीशंस हैं, तो ये इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या फिर इधर भी आ सकता है, इधर का टूटा तो. इसके अलावा ये पैरा पोजीशन में है, पैरा, इसकी जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल लगा है, उसकी पैरा पोजीशन में ये पॉजिटिव चार्ज. तो ये हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्या होगा, स्ट्रक्चर. और आप देख रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज हर एक केस में तीनों में कहाँ है, कार्बन्स के ऊपर है. अब अगर यही इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी पोजीशन में अवेलेबल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर यही अटैक हमारा सेकंड में हो, सेकंड और सिक्स्थ एक जैसे है ना, जैसे थर्ड और फिफ्थ एक जैसे हैं, एक समान, ये थर्ड कहें या फिफ्थ कहें, तो अब देखिए यही अटैक कार्बन नंबर 2 में हो रहा, तो फिर से ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आएगा. तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, ये यहाँ लग गया इस ई पॉजिटिव के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो गया. या ये इसकी है क्या है, पैरा पोजीशन में, या ये इसकी क्या है, नाइट्रोजन, ऑर्थो पोजीशन में. अब आप देख रहे हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, उनमें से एक स्ट्रक्चर जो है जहां ए लिखा हुआ, वहां किसके ऊपर आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर. अब ऐसे ही अटैक अगर हमारा कार्बन नंबर 4 में होता है, किसका अटैक, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव का, तो उस केस में
ये दोनों या तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा या यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, या फिर इसकी पैरा पोजिशन जो कि नाइट्रोजन है उसमें पॉजिटिव चार्ज। ये इसके हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। अब दिख ही रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है इस केस में कार्बन्स में 2 स्ट्रक्चर में है, लेकिन एक नाइट्रोजन हमारा है बी वाला, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ए और बी इन दोनों में, मतलब अटैक अगर कार्बन नंबर 2 में हो या कार्बन नंबर 4 में हो, उन दोनों केसेस में क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ रहा है। और आपको मालूम है कि नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज उसमें बड़ा अनस्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी अब देखिए कम हो गई है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो दिस इज अ वेरी, इससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बहुत ही अनस्टेबल होगा ये दोनों। अब ऊपर के केस में तो देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस कारण। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ तो कार्बन कहीं भी नाइट्रोजन पे नहीं है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब जो अगर हमारा अटैक कार्बन नंबर 3 में होता, उससे जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे वो सेकंड या फोर्थ के अटैक के बनस्पत ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल, ये स्टेबल होंगे। इस केस में ये अनस्टेबल होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया है, हमारा पॉजिटिव चार्ज इन दोनों में ही, ठीक है। इसलिए इंटरमीडिएट जो होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस केस में हो गए, नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारा ऑटोमेटिकली पेरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन में होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा एट पोजीशन नंबर 3, एट द थर्ड पोजीशन, क्योंकि इसमें ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड और फोर्थ की बनस्पत ज्यादा स्टेबल है। So let us see the electrophilic substitution reactions. The substitution reactions, they proceed, mechanism is same as in the case of our बेंजीन। जैसा बेंजीन में होता है ना, पहले अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल में, क्या बन जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जैसे ऊपर दिखाया इससे पहले, देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि बॉन्ड ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही तो है ना। सिग्मा कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गया, ये क्या आ गया, सिग्मा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका ये डिस्टर्ब हो गई एरोमेटिसिटी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे सर्कुलेटिंग, वो नहीं रहे, तो क्या होगा, H निकल आएगा इसमें से, कैसे, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, मतलब H पॉजिटिव के फॉर्म में ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जैसा बेंजीन में था उसी तरह सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फाइनली एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। सो ऑन नाइट्रेशन वी विल गेट 3 नाइट्रोपिरिडीन थर्ड पोजीशन में, क्योंकि देखा हमने वही स्टेबल है। सल्फोनेशन में पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, ब्रोमिनेशन में वी विल गेट 3 ब्रोमोपिरिडीन, एंड नॉट ओनली 3 ब्रोमो, ये वाली पोजीशन में भी इस केस में जो है रिएक्शन जो है इस तरह से होता है कि हमें 3 और 3,5 यानी कि डाइब्रोमोपिरिडीन भी हमें मिल जाती है। तो मतलब दोनों ही बन जाता है हमें, तो 3,5 डाइब्रोमो। तो टेम्परेचर हाई होगा तो तब कई बार 2,6 भी बन जाती है। हमारी ये पोजीशन है ना 1 2 3, तो 3 5, तो इस केस में जो है प्रोडक्ट डाइब्रोमो वो भी बन रहा है। अब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है, फ्रिडल-क्राफ्ट में देखिए क्या होता है ना, इसमें फ्रिडल-क्राफ्ट जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें मालूम है AlCl3 ऑटोमेटिकली AlCl3 क्या है, जिसको फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन को कैटलाइज करता है, चाहे वो एसाइलेशन हो चाहे वो एल्काइलेशन हो, दोनों ही केसेस में। AlCl3 एल्यूमिनियम इटसेल्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स लैकिंग है, वो लुईस एसिड है, तो वो बजाय कि हमारा आगे रिएक्शन हो, AlCl3 कहाँ अटैक कर देता है, नाइट्रोजन पर, क्योंकि नाइट्रोजन से उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी उसकी पूरी हो जाती है। तो therefore फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन विल नॉट बी एबल टू टेक प्लेस, उसकी जगह ये इस तरह का एक अडक्ट बन जाता है, pyridine AlCl3 adduct. So this is all electrophilic substitution
like in the case of benzene, nitration, sulfonation, bromination, where besides 3-bromo, we also get 5-dibromopyridine. But Friedel-Crafts reaction is not very successful in this case. Now coming to अब electrophilic substitution, तो देखें अब हम न्यूक्लियोफिलिक कैसे होगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक संभव। इसमें न्यूक्लियोफिलिक संभव क्यों है? इसलिए संभव है क्योंकि इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है नाइट्रोजन, ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या चार्ज आ जाएगा कार्बन में? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ को खींच रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो यहाँ की तरफ को खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज में जो अटैक करेगा अब क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो उसमें अटैक करने वाला Nu नेगेटिव, न्यूक्लियस लविंग। नाउ लेट अस सी इसमें न्यूक्लियोफिलिक, रिमेंबर एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन हमारा न्यूक्लियोफिलिक जब होगा तो ये तो 2 पोजीशन है, ऐसे ही 4 पोजीशन, ऐसे ही 3 पोजीशन, हम तीनों के केस में देखेंगे क्योंकि हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमारा बीच का स्टेज जो है, जो स्टेबल होगा उसी वाले पाथवे से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो देखिए जब सेकंड पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, सेकंड पोजीशन में अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, तो नाइट्रोजन में आ गया नेगेटिव चार्ज ए। और यहाँ अब इसके रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, तो ये देखिए क्या हो गई हमारी, ये ऑर्थो पोजीशन और ये किसके सापेक्ष, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसके रिलेटिव। 1 2 3 4, सो दिस इज पैरा टू द न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में ऑर्थो और पैरा में क्या आता है? पॉजिटिव, वैसे ही इसमें क्या आ जाता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ए वाले में यहाँ किसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज? ये नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जब हमारा अटैक कहाँ होगा? 4 पोजीशन में। जब हमारा अटैक 4 पोजीशन में होगा, उस केस में जो इंटरमीडिएट हमारे बन रहे हैं, 3 इंटरमीडिएट, देखिए उसमें से वही 4 पोजीशन में हो रहा है, तो ऑर्थो, दो ये ऑर्थो पोजीशन है, कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, या फिर पैरा पोजीशन नाइट्रोजन के ऊपर। अब जब थर्ड पोजीशन में अटैक होगा 1 2 3, उस केस में जो हमारे इंटरमीडिएट बनेंगे, ये इंटरमीडिएट बन रहे, इसमें कहीं भी नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा नाइट्रोजन के ऊपर नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में, तो इस नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर देगा? अपनी तरफ को खींच के इसको स्टेबलाइज कर देगा। Hence, this leads to an increased stability of these intermediates. तो सेकेंड या फोर्थ पोजीशन के जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे हमारे यहाँ, तो इस केस में नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे केस में ज्यादा क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो इसीलिए हमारा जो अटैक होगा इसमें, वो सेकेंड या फोर्थ पोजीशन में जो है वो ज्यादा ऑटोमेटिकली संभव है। और उसमें से भी सेकेंड पोजीशन में ज्यादा, और भी ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि देखिए ये सेकेंड पोजीशन में, यहाँ ये सेकेंड पोजीशन में क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे ये है, यहाँ भी नाइट्रोजन पे है, और यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल इससे दूर है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जैसे ऑर्थो में लगा है, तो स्टेबलाइज इसको ज्यादा करेगा ये। तो हमें 2 सब्स्टिट्यूटेड मिलेंगे। हमें इलेक्ट्रोफिलिक में क्या मिले थे? 3 सब्स्टिट्यूटेड, थर्ड पोजीशन में था सब्स्टिट्यूट। देखते हुए किसकी स्टेबिलिटी? ऑफ द इंटरमीडिएट्स। रिमेंबर ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इसीलिए रेजोनेंस जानना बहुत जरूरी है, जो फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जहां होगा वो ही वाले पाथवे से हमारा रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो सेकंड और फोर्थ में है स्टेबलाइजेशन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज करता है, उसमें से भी सेकंड में ज्यादा। थर्ड में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसमें जहां भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जब थर्ड पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो कार्बन के ऊपर है।
So let us see the nucleophilic substitution reaction. Of these reaction, the reaction with sodamide, important reaction. सोडामाइड एंड लिक्विड अमोनिया हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2-अमीनो-pyridine. मैकेनिज्म क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का? वही जिस तरह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होता है बिल्कुल उसी तरह होगा, एक्सेप्ट उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इस केस में कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव. तो अटैक करा न्यूक्लियोफाइल में, क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स खिंच गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो न्यूक्लियस लविंग यहाँ नेगेटिव चार्ज NH2 चला गया. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, नाइट्रोजन में कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, Na कह रहे गया पॉजिटिव, इस किस्म का ये सॉल्ट बन जाएगा. अब इसमें क्योंकि हमारी एरोमेटिसिटी रिंग की डिस्टर्ब हो गई, अब ये तो इसके ऊपर प्रेजेंट है ना, इस तरह सर्कुलेटिंग रिंग तो है नहीं, तो क्या होगा ये हाइड्राइड आयन इसमें से निकल जाएगा. ये H उस तरफ इलेक्ट्रोफिलिक में तो बॉन्ड पेयर छोड़ के जाता है, इसमें बॉन्ड पेयर लेके, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज को निकाल लेगा इसमें से, है तो हाइड्राइड आयन निकल गया. माइग्रेशन ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर से इस तरह डबल बॉन्ड, मतलब एरोमेटिसिटी वापस आ गई. और ये सोडियम हाइड्राइड H नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम हाइड्राइड बन गया, जो कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हमें फिर से क्या दे देगा वापस NaNH2 अमोनिया, क्योंकि लिक्विड अमोनिया लेते हैं ना, फिर से हमारा रीजनरेट हो गया सोडामाइड. ये रीजनरेट हो गया प्लस H2. और ये जो यहाँ दिखा रखे हैं ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, दूसरा अब आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड इसमें यहाँ था इसमें यहाँ है, मतलब ये इसी के रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. सोडियम हाइड्राइड जो बनता है Na पॉजिटिव के साथ H नेगेटिव जो यहाँ से निकलता है कंबाइन करके, वो अमोनिया के साथ क्या बना लेगा H2 निकल जाएगा और साथ में बना लेगा NaNH2, वापस सोडामाइड. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Similarly, we can have nucleophilic substitution reaction in the sense that nucleophile, अब यहाँ देखिए क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है. ये मान लीजिए R है, ये पूरा R नेगेटिव Li पॉजिटिव. अब क्योंकि ये 2 3 4 तो ब्यूटाइल लिथियम में जैसे ऑर्गेनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे हमारा चार्ज होता है R में R नेगेटिव Mgr पॉजिटिव, इसी तरह इसमें Li पॉजिटिव R नेगेटिव. ये R नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है ना ये, तो कहाँ जाएगा 2N ब्यूटाइल लिथियम. नॉर्मल ब्यूटाइल है तो 2 नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम ये बन जाएगा. ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, OH नेगेटिव फिर से कौन सी पोजीशन में आ जाएगा सेकंड में. तो क्या बन जाएगा हमारा, ये सेकंड पोजीशन में OH आया. अब देखिए ये क्या आ गया, देखिए ये फिनाइल रिंग है, इन और ऑल, जहां इन डबल बॉन्ड मतलब इन, OH मतलब ऑल, इन ऑल, तो इसमें क्या होगा टॉटोमेरिज्म होगा. तो ऑटोमेटिकली टॉटोमेरिज्म से क्या, यहाँ से क्या निकला हमारा, यहाँ से ये जो है ना H, ये डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, इधर आ गया. ठीक है, डबल बॉन्ड तो हमारा इधर आ जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2-pyridone. दिस इज बिकॉज ऑफ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. क्या हो रहा है इसमें, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. तो और यहाँ से ये यहाँ निकल आया, यहाँ पे H लग जाएगा. यहाँ से जो निकला है ये वाला, तो 2-pyridone बन जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी भी तो पूरी करनी है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा ना. नाउ रिडक्शन, ऑन रिडक्शन वी विल गेट पाइपेरिडीन, सब जगह हाइड्रोजन लग गई. ऑक्सीडेशन में pyridine के ऊपर pyridine N ऑक्साइड, दिस विल बी फॉर्म्ड. सो लेट अस सी quickly as to what were the reactions and what were the, because these are very important in the case of pyridine. Preparation से बहुत ज़्यादा important इसके क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल में भी हमने देखा कि इसकी कौन सी important हमने प्रॉपर्टी देखी केमिकल में. सबसे पहले अब हमने देखा इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह
इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या है, स्टेबलाइज pyridine में स्टेबलाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क हमने देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखा, रेजोनेंस की वजह से हमने देखा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये क्या ओबे करता है, हुक्कल्स रूल ओबे करता है। हुक्कल्स रूल ओबे करता है, एरोमेटिक है तो डबल बॉन्ड होते हुए भी हमें एडिशन रिएक्शन तो देगा नहीं है, हमें सारे क्या देगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देगा। और ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी जो होंगे ये सारे कैसे होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। तो पहले हमने बेसिसिटीज की कंपेयर करी, ऑफ कोर्स पायरॉल के कंपैरिजन में pyridine की ज़्यादा है, लेकिन एलिफेटिक के कंपैरिजन में pyridine की जो है वो बेसिसिटी कम होती है एलिफेटिक अमीन्स की कंपैरिजन में। एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेसिक कैरेक्टर शो करता है, सॉल्ट बनाएगा। और इसके अलावा हमने इसके सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखे जो कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन के होते हैं, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमें देखना पड़ेगा 2, 3, 4 जब यहाँ अटैक होता है किसमें, जब स्टेबल है तो हमने देखा कि ये स्टेबल किसमें है, जब अटैक इसमें कार्बन नंबर 3 में होता है, क्योंकि ये कार्बन नंबर 3 में जब इसमें अटैक होगा तो स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उस केस में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। 2 में और 4 में तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेयर नहीं कर सकता है। तो एज अ रिजल्ट कार्बन नंबर 3 में ही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, क्योंकि वही हमारे सबसे स्टेबल स्टेट है। अब ये नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एक्सेट्रा, ये रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन फ्रेजल क्राफ्ट नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसमें किस तरह बिहेव करता है, वो लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसकी बजाय वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक अडक्ट बना लेगा। न्यूक्लियोफिलिक हमने देखे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अनलाइक इलेक्ट्रोफिलिक ये कौन सी पोजीशन में होते हैं, ये सेकंड पोजीशन में। क्यों होंगे, क्योंकि इस केस में नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन बर्दाश्त कर सकता है, वो स्टेबल, क्योंकि वो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा। As a result, we will get two substituted product, whether it is Shishibaban reaction, that is reaction with sodamide, इसका ये नाम है, और या हमारे बाकी रिएक्शन हो अल्काइल लिथियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, देखिए इनॉल बनेगा, और यहाँ यस एन के साथ अभी ये एच जो नीचे लगा नहीं है, यहाँ पे एच होना चाहिए, तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, पिरिडोन, क्योंकि कीटोनॉल होगा तो डबल बॉन्ड वहां से शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन पे, तो क्या बन जाएगा, इन ऑल, मतलब तो इनॉल टॉटोमराइज कर गया, कीटोन कीटो वाले फॉर्म में, एन के साथ एच लग गया, एन जहां लोन पेयर है जिसके साथ, उसके साथ जो ओ के साथ लगा हुआ एच है वो निकल करके कहाँ जाएगा, एन के साथ चला जाएगा, ओ में क्या आ जाएंगे, वो ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि वो आ जाएंगे डबल बॉन्ड, तभी तो ओन बनेगा ना, टॉटोमेरिज्म which we have studied in great detail in the previous classes. So this is all about the reactions of pyridine. So thank you, and I hope you have followed this lecture. So thank you.